नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे हैं ओपीडी पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एक अधातुओं का ये समूह होता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे यौगिक के इंपोर्टेंट और उससे आने वाले क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए, यानी कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों से मिलकर बनने वाले यौगिकों के को कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनको ही क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। संयोजन से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। ठीक है, जैसे इसके साथ में और कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, ठीक है, सल्फर हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है। हाइड्रोकार्बन में मोस्टली एक तो पेट्रोलियम, जितने भी पेट्रोलियम से जो निकलने वाले क्रूड ऑयल जो होता है वो, प्राकृतिक गैसें, सीएनजी वगैरह। ठीक है, तो ये सारे इसी के प्रमुख घटक होते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। किसके किसके, पेट्रोलियम है, ठीक है, प्राकृतिक गैस है, इनसे। इन हाइड्रोकार्बनों का उपयोग क्या होता है, इनका उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में हो सकता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हो सकता है। ठीक है, स्नेल के रूप में हो सकता है, स्नेल के रूप में हो सकता है, तथा प्लास्टिक, रेसे, रबर, विलायक, विस्फोटक और औद्योगिक रसायनों के लिए इसमें उपयोग में लाया जा सकता है। यानी ईंधन के रूप में, स्नेल के रूप में, इससे रबर भी बन सकते हैं, रेसे भी बनाते हैं, विलायक के रूप में, विस्फोटक के रूप में, और इंडस्ट्री में भी इनको कई प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इनके उपयोग होते हैं। प्राकृतिक कच्चे रबर में 98% तक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। कितना है, 98%। जो प्राकृतिक रबर जो होता है उसके अंदर जो होता है वो क्या मिलता है अपने को, जो 98% जो है वो क्या मिलता है अपने को, हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, मतलब कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हाइड्रोकार्बन होता है। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको पेट्रोलियम और इसके ये जो प्राकृतिक गैस है उनके में प्रमुख घटक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे प्राकृतिक रबर के अंदर आपने देखा कि 98% क्या होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन होता है, और इससे कई सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। सबसे पहला है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम कहते हैं कि जो जीवाश्मक एक ईंधन है, जो धरती के अंदर जो पहले दब गए थे समुद्र में। ठीक है, तो धीरे धीरे उन पे दबाव के कारण, दाब के कारण वो धीरे धीरे ऑयल के अंदर परिवर्तित हो गए। ठीक है, और समुद्र से जब इनको निकाला जाता है तो एक ब्लैक कलर का काला ऑयल निकलता है, जिसको बोला जाता है क्रूड ऑयल। क्या बोला जाता है, क्रूड ऑयल बोला जाता है। इसमें गैसीय अवस्था जो होती है वो प्राकृतिक गैस भी निकलती है। जैसे इसकी खुदाई होती है तो जो गैस निकलती है उसको प्राकृतिक गैस कहेंगे। ठीक है, नेचुरल गैस कहेंगे। ठीक है, और साथ साथ में विस्कस अगर ठोस पदार्थ निकलता है तो वो कौन सा होता है, बिटुमेनिस होता है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण होता है ये, इसमें कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन अपने को मिलते हैं, इसलिए ये कैसा एक जटिल मिश्रण है। तो पेट्रोलियम का जब शोधन होता है, ठीक है, तब उसमें कई सारे घटक का या इसके सह उत्पाद निकलते हैं। गैसोलीन है, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है। ठीक है, ये सारे उसके सह उत्पाद है जो वो साथ साथ में निकलते हैं। तरल अवस्था में ये मिश्रण जो है वो क्रूड ऑयल नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको काला सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला सोना। ठीक है, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। गैसीय अवस्था में प्राकृतिक गैस निकलती है इसकी। ठीक है, विस्कस या ठोस में इसमें क्या निकलता है, बिटुमेनी, बिटुमन्स जो है वो शामिल होता है। ठीक है, क्रूड ऑयल जो होता है वो एक मिश्रण है जिसे आसवन विधि के द्वारा, ध्यान रखना कौन सी विधि के द्वारा, आसवन विधि के द्वारा, डिस्टिलाइजेशन, क्योंकि सबका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबका कैसा होगा, अलग अलग होता है। यानी क्वथनांक जो होता है अलग होने के कारण क्या करेंगे, कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं अपन, आसवन विधि को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी सब मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण जो है वो उसमें एक ही प्रकार के जो फेज जो है तो उसको अलग करने के लिए, ठीक है, आसवन विधि को उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि सबका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होने के कारण। विभिन्न प्रकार के घटकों में जिसमें गैसोलीन निकलती है, केरोसिन निकलता है,
गैस ऑयल भी निकलता है, स्नेक तेल भी निकलता है, अवशेषी ईंधन तेल भी निकलता है, बिटुमेंस भी निकलता है, पैराफिन मोम भी निकलती है। तो ये सारे इसके उत्पाद होते हैं। कच्चा जो तेल आता है क्रूड ऑयल, उसको काला सोना या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, जो ऊपर मैंने लिखा है, क्योंकि काले रंग का ये ऑयल होता है और इसी में से पेट्रोल, देखो तो पेट्रोलियम अलग है और पेट्रोल अलग है। पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलता है, पेट्रोलियम का जब आसवन होता है, ठीक है, उस काले जो क्रूड ऑयल का, तो उसमें से क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों एक नहीं है। पेट्रोलियम काला ऑयल है, उसमें से क्या निकलेगा, पेट्रोल निकलता है। डीजल भी उसमें से निकलता है, केरोसिन भी उसमें से निकलता है। ठीक है, तो ये सारे उसके क्या है, उत्पाद होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किस हिसाब से, तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको मेजरली दो भागों के अंदर बांटते हैं। एक तो होती है विवर्त श्रृंखला वाले, विवर्त श्रृंखला वाले, एक जो होती है वो होती है संवरण श्रृंखला वाले, संवरण श्रृंखला वाले। ठीक है, विवरण श्रृंखला वाले और संवरण श्रृंखला वाले। विवरण श्रृंखला वाले जो होते हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। असंतृप्त, ठीक है, संतृप्त को बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसमें जो होते हैं वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। डबल बॉन्ड, द्विबंध एवं त्रिबंध वाले आते हैं, बंध वाले आते हैं। यानी जिसमें कार्बन कंपाउंड में जो दो बंध आएंगे, तीन बंध आएंगे, तो वो इसमें आएंगे, असंतृप्त होते हैं। इसमें एकल बंध वाले आते हैं, एकल बंध वाले आते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला जो रहता है एकल बंध वालों का, CnH2n+2 रहता है। ठीक है, और इसमें जो लगते हैं वो क्या लगते हैं, N लगता है। क्या लगेगा पीछे, N लगेगा। ठीक है, अनुलग्न जो लगता है, अनुलग्न। और इसके अगर कंपाउंड देखें तो कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं मेथेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, और पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारे इसके कंपाउंड होंगे। द्विबंध वाले की बात करें, अगर द्विबंध वाले की बात करें तो इसका फॉर्मूला रहता है, वो रहता है CnH2n रहता है फॉर्मूला द्विबंध वाले की। ठीक है, और इसको में जो अनुलग्न लगता है, अनुलग्न, वो लगता है इन, क्या लगता है, इन लगता है। ठीक है, और इसके जो यौगिक जो होते हैं इसमें द्विबंध आता है, द्विबंध आता है, तो पहले लिखवा दिया ऊपर। ठीक है, और इसके जो यौगिक हो गए वो होंगे एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन। ठीक है, उसके बाद में पेंटिन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नॉनिन, डेकिन जो हो गए वो सारे इसके भाग होंगे। ठीक है, जैसे एक अपने जैसे एथिन का एग्जांपल ले तो C2H4 होता है, C2H4। ठीक है, डबल करना है, जितने कार्बन है उसमें हाइड्रोजन उतने क्या हो जाएंगे, डबल। इसमें अगर देखें तो C4H का भी एग्जांपल लें तो 8 प्लस क्या हो जाएंगे 2, डबल करके दो जोड़ने हैं तो 8। ठीक है, और प्लस 2 तो कितने हो जाएंगे, ये C4H10 हो गए। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, ये ब्यूटेन नाम होगा। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन नाम होगा। इसी तरह से देखिए तो त्रिबंध वाले, त्रिबंध वाले के अंदर जो होंगे
एक तो त्रिबंध है, दूसरा इसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, यानी डबल करके दो क्या करना है अपने को माइनस करना है, जितने कार्बन होंगे उसको डबल करके दो क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, इसके अंदर जो ये अनुलग्न लगता है, अनुलग्न वो लगता है क्या आइन, क्या लगता है आइन, अनुलग्न लगता है क्या आइन इसका। दूसरा जो है कि अनुलग्न आइन लगता है, और इसमें जो एग्जाम्पल जो आएंगे वो आएंगे अपने जैसे एथाइन, प्रोपाइन, प्रोपिन का प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। ठीक है, एक का एग्जांपल ले लेते हैं जैसे ब्यूटाइन, तो C4 डबल करो H, जैसे कार्बन को अगर अपन डबल करेंगे तो कितना हो गया, सॉरी हाइड्रोजन को तो 4 है, डबल किया तो 8 हुआ, 8 करके माइनस क्या करने हैं 2 करने हैं, तो कितने हो गए यहाँ पे 6 हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया CH4 सॉरी C4H6 जो है वो किसका नाम है, ब्यूटाइन का नाम है। किसका नाम है, ये ब्यूटाइन का नाम है। ठीक है, तो ये होते हैं जो है विवृत श्रृंखला वाले, यानी इसमें जो होती है वो सीधी श्रृंखला होती है। ठीक है, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक तो होती है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। ठीक है, और ये होते हैं जो होते हैं एरोमेटिक। इसमें एरोमेटिक के अंदर जो एग्जांपल आता है वो आता है बेंजीन। किसका आता है, बेंजीन। ठीक है, जिसको इस तरह से डबल बॉन्ड वाले ये होते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। ठीक है, और बाकी जो होते हैं जैसा साइक्लिक के अंदर, इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। और इसमें जैसे ब्यूटेन का अगर ले तो CS, CH, CH और CH, ये चार ऐसे इस तरह से साइकिल के अंदर है। अब इसके करेंगे 1 2 3 और कितना हो गया 2 2 2 और 2, ये बन गया साइक्लो। 3 वाले होंगे तो 3 लेंगे अपन। ठीक है, एक को हटा देंगे। 4 5 वाले होंगे तो एक और ऊपर जोड़ देंगे CS2। ठीक है, तो इसमें क्या करना, सब में CS2 आएगा, साइक्लोप्रोपिन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन। ठीक है, तो इसमें ये सारे ये होते हैं, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक जो धुएं के साथ में जलते हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ, धुएं के साथ जलते हैं, धुएं के साथ जलते हैं, धुएं के साथ जलते हैं, और धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते जाते हैं, एरोमेटिक बोला जाता है। तो ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। ठीक है, जिसके अंदर आपको एकल वाले जो है वो आपके मीथेन है। ठीक है, एकल बंध मिलता है इसके अंदर। ठीक है, और ये याद करने के जो तरीके हैं वो है अपने इसके अंदर, जैसे एक कार्बन होता है, अगर कार्बन की संख्या 1 है, C1 है तो लगता है मैथ, क्या लगता है मैथ। C2 है तो लगता है एथ। ठीक है, C3 है तो लगता है प्रॉप। ठीक है, C4 है तो लगता है पेंट, सॉरी ब्यूट। ठीक है, C5 है तो लगता है पेंट। पेंट, ब्यूट, प्रॉप। ठीक है, एथ और मेथ। C6 है तो हेक्स। ठीक है, और C7 है तो हेप्ट, C8 है तो ऑक्ट, C9 है तो नॉन, और C10 है तो डेक। ठीक है, डेक, नॉन, ऑक्ट, ठीक है, हेप्ट और हेक्स। ये नाम है, तो जो भी नाम होगा वो इस हिसाब से होगा। ठीक है, जैसे अपन लेते हैं कि नाम लेते हैं अपन संतृप्त,
देखो, एकल बंध वाला एल्केन होता है, एकल बंध वाला क्या होता है, एल्केन होता है, एल्केन, जिसमें फॉर्मूला एक होता है एल्किन, ठीक है, और एक होता है एल्काइन, ठीक है। इसमें आता है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें आता है डबल बॉन्ड, इसमें आता है सिंगल बॉन्ड। फॉर्मूला अभी बताया, ये संतृप्त है, ठीक है, ये दोनों कैसे है, असंतृप्त है, असंतृप्त है, ठीक है। दूसरा, इसका फॉर्मूला CnH2n होता है, +2 होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है CnH2n होता है, इसका फॉर्मूला CnH2n -2 होता है। इसमें पीछे जो लगता है वो लगता है n, इसमें लगता है इन, इसमें लगता है आइन। अब आप किसी का भी बना सकते हो इसमें फॉर्मूले से, जैसे सपोज मान लो मैं 4 वाला बना रहा हूं इसके लिए, तो C4 डबल करके 2 जोड़ दो तो डबल हो गया 8 और इसका हो गया 10, इसका नाम क्या हो गया, 4 पे कौन आता है, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूट आ गया, पीछे एल लग गया, क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। आप अगर इसको देखो तो इसमें अगर ब्यूटेन लेते हो तो C4H, इसमें डबल ही करना है तो कितना आ गया 8, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन, ये ब्यूटीन नाम हो गया, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो C4H कितना हो गया, इसके अंदर डबल करके 2 माइनस कर दो तो डबल हो गया 8, 8 में माइनस किया तो कितना आ गया 6, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइन, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो इस तरह से आप किसी के भी नाम इसमें लिख सकते हो। तो ये जो है वो एल्केन वाले जो असंतृप्त होते हैं, और वो जो एल्किन और एल्काइन वाले जो कैसे होते हैं, सॉरी ये संतृप्त होते हैं, वो कैसे होते हैं, असंतृप्त होते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है वो असंतृप्त है, और जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है वो कैसा होता है, वो संतृप्त होता है, ठीक है। तो ये थे इसके हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण। अब एक कुछ यौगिक जो है प्रमुख, जो कार्बनिक यौगिक है उनके बारे में देखेंगे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो है मीथेन, मीथेन इसको मार्स गैस भी बोलते हैं क्योंकि ये दलदल स्थानों पे पाई जाती है, दलदल वाले स्थानों पे पाई जाती है, ठीक है, इसलिए इसको मार्स गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, मार्स गैस बोला जाता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, जो अपने प्राकृतिक नेचुरल गैस है उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, मीथेन मिलता है, ये बात इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आ चुके हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो मीथेन है। मीथेन वायु के साथ में मिलकर विस्फोटक यानी ज्वलनशील होता है, ये मिश्रण बनाता है, इसलिए इसको कोयल की खानों से विस्फोट होता है। आपने देखा कोयले की खानों में कई बार क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, तो इसका कारण क्या, तो उसमें से मीथेन निकलने के कारण होता है। मीथेन का उपयोग गैसीय ईंधन के रूप में जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, उसके अंदर नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के अंदर, सीएनजी के अंदर जो है अपन करते हैं, नेचुरल गैस के अंदर कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, ब्लैक कार्बन बनाने में आदि में इसको उपयोग में किया जाता है। तो प्रमुख जो है इसका ईंधन के रूप में उपयोग होता है। फिर एथेन, प्राकृतिक गैस के में दूसरा जो प्रमुख घटक होता है, पहला जो सबसे ज्यादा मिलता है वो होता है मीथेन, और जो बाद में मिलता है, कम मिलता है, वो होता है कौन सा, एथेन होता है, ठीक है। इसका उपयोग एथिलीन बनाने में किया जाता है, किसमें बनाने में, एथिलीन बनाने में किया जाता है, जो फलों को पकाने में काम में आती है। कि एथिलीन का उपयोग जो है क्या होगा, वो अपन आगे मैंने स्लाइड में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये है मीथेन। मीथेन जो है वो क्या है, ज्वलनशील गैस है, ठीक है। ये जो विस्फोटक होते हैं कोयले की खानों के अंदर, वो भी इसी के कारण होते हैं। मार्स गैस भी कहते हैं इसको, दलदल स्थानों पे ये मिलती है, ठीक है। और दूसरा जो है कि मीथेन का उपयोग जो होता है वो ईंधन के रूप में अपन करते हैं, ठीक है। तो ये इसके, और एथेन जो है वो दूसरा प्रमुख घटक होता है किसका, प्राकृतिक गैस का, और ये जो है एथिलीन बनाने में काम में लेते हैं इसको। आ गया एथिलीन। एथिलीन को एसिटिलीन दोनों एक ही है, ठीक है। इसका उपयोग जो है पॉलीथीन बनाने में किया जाता है, तो पॉलीएथीन, एथीन को अपन बहुत सारे अणु अगर मिलाते हैं तो एक बहुलक बनता है,
ये क्या है, बहुलक। बहुलक क्या होता है, जिसमें अंदर क्या होता है, एकलक होता है। यानी जिस तरह से माला होती है, माला के अंदर फूल होते हैं, ठीक है, तो फूल तो है वो बहुत सारे हैं, तो वो एकलक हुए, बहुत सारे फूल आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, माला बनाते हैं। तो यहाँ पे भी एथीन है, एथिलीन है, ठीक है। तो एथिलीन बहुत सारी जब हो जाएगी तो पॉलीएथिलीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉलीएथिलीन, ठीक है। तो ये एथिलीन का क्या होता है, घटक होता है, ठीक है। तो पॉलीएथिलीन बहुलक है, प्लास्टिक है, ये क्या है, ये एक प्लास्टिक है। तो मस्टर्ड गैस बनाने में भी इसको उपयोग में लिया जाता है, मस्टर्ड गैस, ठीक है, जिसको प्रथम विश्व युद्ध में अपन यूज में ली थी इसको, निषेधक के रूप में, व्यावसायिक में, प्रकाश उत्पन्न करने में, धातुओं को काटने में, ठीक है, कपूर बनाने में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका उपयोग जो है वो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, आर्टिफिशियल, आजकल जो है वो इसका उपयोग ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये एथिलीन क्या कर लेते हैं, जो कच्चे फल होते हैं उनके साथ में रख देते हैं, और उससे जो गैस बनती है, और गैस बनने से क्या होगा कि जो गैस बनेगी उससे धीरे धीरे फल जो होंगे वो क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो ये इसके उपयोग होते हैं एथिलीन के। एथिलीन एक प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग होता है, जिसको पॉलीथीन बोला जाता है, ठीक है। अपने घरों में जो यूज आती है पॉलीथीन, ठीक है, तो पॉलीथीन जो होती है वो भी इसी से बनती है। दूसरा होता है मस्टर्ड गैस बनाने में, ठीक है, निषेधक के रूप में, प्रकाश उत्पन्न के रूप में, धातुओं को काटने में, कपूर बनाने में, ठीक है, और कच्चे फलों को पकाने के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये है एथिलीन के उपयोग होते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल। देखो फॉर्मिक अम्ल, जिसको मेथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है, मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। SCOO इसका फॉर्मूला होता है। आपने देखा होगा मधुमक्खी और लाल चींटी के डंक के अंदर जब ये काटती है तो वो अपने अंदर क्या डालती है, मेथेनोइक एसिड डालती है या फॉर्मिक अम्ल डालती है, ठीक है, जिससे जलन होती है, काटने पे, काटने पे जलन एवं दर्द होता है, एवं दर्द होता है। तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जब काटने पे जलन एवं दर्द होता है तब इसको क्या किया जाता है, वही बेकिंग सोडा जो होता है उसका पेस्ट लगा दिया जाता है, जो सारी होता है, और इसमें अम्ल होने के कारण अम्ल साल अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, उसको उदासीन बना देते हैं। न इसका उपयोग जो होगा वो रोगाणुनाशी के रूप में, ठीक है, रबर उद्योग में, चमड़ा उद्योग में और कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल का रोगाणुनाशिक, रोग को मारने में दवाइयों के रूप में, रबर में, चमड़े उद्योग में, और किसमें, कपड़े उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरा होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये फलों के रसों के अंदर सिरके, खट्टे सिरके, जिसको विनेगर कहा जाता है, विनेगर के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। उपयोग जो है वो इसका फोटोग्राफिक फिल्म तथा रेयन बनाने के अंदर इसको उपयोग में लिया जाता है। रेयन जो है वो क्या है, धागा है, ठीक है। रेयन बनाने में कृत्रिम जो रेशम जो होता है वो रेयन, रेयन बनाने में इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। फिर है फिनॉल। फिनॉल में क्या है, बेंजीन है, बेंजीन जो अभी बताई थी आपको उसको बेंजीन कहा जाता है, C6, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह होता है, ये होता है फिनॉल, क्या बन जाता है, ये फिनॉल बनता है, ठीक है। तो मोनोहाइड्रोक्सी एक व्युत्पन्न है ये। इससे उपयोग जो होता है वो प्रिंकिंग अम्ल में जो विस्फोटक के कार्य करता है। फिनोप्थलीन जो आपका इंडिकेटर होता है, ठीक है, अम्ल सार इंडिकेटर है, अम्ल सार क्या है, सूचक है। बेकेलाइट, ठीक है, प्लास्टिक है। सेलोल, एस्प्रिन और सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसके उपयोग है फिनॉल के, ठीक है। तो फिनॉल के प्रिक्लिक अम्ल जो है वो बनाया जाता है, जो विस्फोटक फिनोप्थलीन है, बेकेलाइट प्लास्टिक होता है, सेलुलोज भी है, एस्प्रिन भी है, और सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग लिया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल चींटी मधुमक्खी के डंक में मिलता है, इसका उपयोग जो है रोगाणुनाशी में, रबर बनाने में, चमड़ा कपड़ा उद्योगों में किया जाता है। एसिटिक एसिड फलों के रसों में आता है, खट्टा होता है, ठीक है, सिरके में भी आता है, ठीक है। इसका उपयोग फोटोग्राफी, फिल्म और रेयन बनाने में किया जाता है। फिनॉल जो बेंजीन के हाइड्रोक्सी मोनोहाइड्रोक्सी का व्युत्पन्न है, एक ही हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ रहता है, ठीक है, और उसके प्रिंकलिंग, ठीक है, और फिनोप्थलीन, बेकेलाइट है, सेलोल है, ठीक है, एस्प्रिन है, सैलिसिलिक अम्ल है, इनके निर्माण में इसका उपयोग लिया जाता है।
नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें है सैकरिन। सैकरिन जो होता है वो जो आपके जो शुगर होती है उससे लगभग ये कम से कम 200 से 700 गुना अपने जो सिंपल जो शुगर होती है उससे इतना मीठा होता है ये, ठीक है। अगर एक बूंद जो डाल दे तो कम से कम जो होती है अपने शुगर, जैसे 2 किलो शुगर डालते हैं तो 200 किलो अगर शुगर है तो वहां पे बूंद भर में ये क्या कर लेगा, काम में आ जाती है, ठीक है। सेकंड, लेकिन ये जो है अपने शरीर के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इसकी कैलोरी वैल्यू जो है बिल्कुल शून्य होती है, खाली मीठापन अपने को दे देगी, ठीक है। उपयोग जो है वो शरबतों में, आप देखो जितने भी आज के गर्मी चल रही है तो गर्मी में जितने भी ये जो रूह अफ़ज़ा वगैरह आते हैं तो उसमें ऑलरेडी जो शुगर जो होती है वो सैकरिन के रूप में उसके अंदर आती है। डायबिटीज के लिए आपने देखा होगा कि आजकल जो चीनी का जो चीनी जो होती है उसका जो प्रतिस्थापक जो बन गया है यानी शुगर फ्री, जो अपन कहते हैं ना शुगर फ्री, तो शुगर फ्री जो होता है वो बनाने के लिए प्रतिस्थापन के रूप में इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। जो किलो कैलोरीज वैल्यू जो होती है इसकी बिल्कुल कैसी होती है, शून्य के बराबर होती है। नेक्स्ट है नाइलॉन। नाइलॉन, इसका जो संश्लेषण हुआ था सबसे पहले न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था, न्यूयॉर्क और उसके साथ में था लंदन, इन दोनों देशों में बनाया गया था। तो NY तो न्यूयॉर्क से लिया, LON जो था वो कहां से लिया, लंदन से लिया गया है। ये एक पॉलीएमाइड है, क्या है इसका, पॉलीएमाइड रेशा होता है। ये उपयोग जो होता है वो मछली पकड़ने के जाल बनाने में किया जाता है, रस्सियों को बनाने में किया जाता है, ठीक है। और ये इसकी एक खासियत होती है कि इसके अंदर जो कीटाणु वगैरह जो है, बैक्टीरिया है, कवक है, ठीक है, ये इस पे नहीं पनपते, इसमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कवक, बैक्टीरिया और कीड़े का क्या होता है, प्रतिरोधी होता है, यानी इस पे कीड़े वगैरह बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो रेसे होते हैं उनके खासियत भी ये होती है कि उनके पे कवक जो है वगैरह ये नहीं लगते हैं, तो ये इनकी खासियत होती है। तो नाइलॉन जो है वो पॉलीएमाइड है, ठीक है। और नाइलॉन जो बनता है वो इसका उपयोग जो होता है वो मछली पकड़ने के जाल के रूप में, रस्सियां बनाने में किया जाता है, ठीक है। एक चलता नाइलॉन 66, ठीक है, जिसमें टर्थेलिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वो एक तरह का क्या है, जो प्लास्टिक है जिसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग का मतलब होता है कि एक बार बनने के बाद में, इसे पिघलाकर वापस नहीं बनाया जा सकता, ये बात ध्यान रखनी है, बनाया जा सकती है। इसको किससे बनाते हैं, इसको फिनॉल से और फॉर्मल्डिहाइड को गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, प्लास्टिक सोडा या अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। और गर्म करने से भी ये प्राप्त होता है। रेडियो है, टेलीफोन है, और जो इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, विद्युतीय यंत्रों में, विद्युत के उपकरणों में इसको उपयोग में लिया जाता है बनाने में, ठीक है। जितने भी ये स्विच वगैरह जो आते हैं, ठीक है, ये इससे ही बने होते हैं, स्विच है, बटन है, वो इससे बनते हैं। दूसरा जो है वो होता है रेक्सिन। रेक्सिन जो है वो क्या है, रेक्सिन अपन कहते हैं कि जैसे बेल्ट खरीदने जाते हैं बोलते हैं कि किसका, चमड़े का है या रेक्सिन का है, यानी चमड़ा जो है, चमड़े का एक व्युत्पन्न है जो कृत्रिम चमड़ा जिसे अपन कह सकते हैं, ठीक है, उससे ये बनता है, ठीक है। तो कृत्रिम चमड़ा भी इसे कहते हैं, और इससे तैयार किया जाता है, वो किससे किया जाता है, सेलुलोज से किया जाता है, ठीक है। तो ये है रेक्सिन। रेक्सिन को आर्टिफिशियल जो है वो क्या बोलते हैं, लेदर भी बोला जाता है, ठीक है। और ये किससे बनता है, सेलुलोज से इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ध्यान रखना, आपको इससे क्वेश्चन बनते हैं, टेफ्लॉन से, बेकेलाइट से, इनसे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। टेफ्लॉन ये होता है कि टेफ्लॉन के अंदर क्या होता है कि जो नॉन स्टिक जो तवे वगैरह जो होते हैं, ठीक है, कुकवेयर जो होते हैं नॉन स्टिक, उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो नॉन स्टिक जो कुकवेयर जो होते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं।
तो ये किस में मेन उपयोग जो होता है, नॉन स्टिक कुकवेयर, जो चिपकते नहीं है उनसे ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नॉन स्टिक कुकवेयर से बनाए जाते हैं ये। नेक्स्ट जो है वो है एथिलीन के 4 हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, और 4 परमाणु को, जैसे एथिलीन जो है वो इस तरह से होता है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं उसकी जगह फ्लोरीन के डाल दिया जाता है। तो कितने फ्लोरीन आ गए, 4। तो इसका फॉर्मूला होगा C2 जो F क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। ठीक है, इससे बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है टेट्रा फ्लोरो, यानी 4 फ्लोरो एथिलीन है। ठीक है, 4 फ्लोरो वाला क्या है, एथिलीन होता है। ठीक है, टेफ्लॉन होता है। ये अणु, एक ही अणु बार बार क्या होगा, जैसे बहुलीकरण में ये होता है कि एक ही अणु जो होता है बार बार रिपीट होगा। ठीक है, हो सकता है एक ही अणु हो सकता है जो है 2 अणु हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से माला जो होती है, माला मैंने आपको एग्जांपल बताया कि माला जो होती है, जैसे प्रॉपर एक गुलाब की ही माला है तो उसमें गुलाब के ही फूल होंगे। ठीक है, लेकिन कई माला ऐसी होती है जिसमें अलग अलग फूल होते हैं, कि 2 फूल ये आए, फिर 3 फूल ये आए, फिर 2 वापस ये आए, इससे तो इस तरह से बहुलीकरण होता है। तो इसमें एक ही अणु जो क्या होता है, बहुलीकरण मतलब एक ही तरह की माला है, यानी गुलाब की माला है तो गुलाब की ही माला है, गुलाब के फूल होंगे, दूसरे के फूल नहीं होते। तो ये इसी को ही क्या करता है, वापस इसी के अणु जो होते हैं वो जुड़ते जाते हैं और इसका बहुलीकरण होता है। ठीक है, बहुलीकरण होकर टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करता है। ये अदहनशील होता है, मतलब इसको जलाया नहीं जा सकता। ठीक है, और उपयोग जो होता है उपकरण व यंत्र बनाने में, और नॉन स्टिक जो तवे बनते हैं, ठीक है, नॉन स्टिक तवे बनाने में इसको उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, नॉन स्टिक जो तवे बनते हैं वो इससे उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये होता है क्या, टेफ्लॉन। नेक्स्ट होता है वो है नियोप्रीन। नियोप्रीन ये रबड़ है होता है, इसको संश्लेषित रबड़ बोला जाता है, इसको संश्लेषित रबड़ बोला जाता है। संश्लेषित रबड़ है, आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है। 2 क्लोरोब्यूटाडाइन से बहुलीकृत होता है। ये किससे बनता है, तो 2 क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से ये बनता है। उपयोगी पतली चादरें बनाने में, फिल्म बनाने में, खिलौने बनाने में इसको उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट होता है मस्टर्ड गैस। देखो मस्टर्ड गैस ये बहुत ही विषैली गैस होती है, जो मैंने अभी आगे आई थी तो आपको बताया कि मस्टर्ड गैस क्या है। तो मस्टर्ड गैस क्या है, विषैली गैस है। ठीक है, और इसमें इसका जो प्रथम उपयोग जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर इसको हथियार के रूप में, रासायनिक हथियार के रूप में इसको उपयोग में लिया गया था। तो रासायनिक हथियार के रूप में पहला जो है इस गैस को उपयोग, ये गैस क्या करती है, फेफड़ों को, लंग्स, त्वचा को क्या करती है, इफेक्ट करती है। और बनती किससे, ये एथिलीन और सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ में प्रतिक्रिया करवाने से भी ये क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा, ये त्वचा व फेफड़ों को अत्यधिक क्या करती है, प्रभावित करती है, और लंबे समय तक अगर ली जाए तो क्या व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है इसके उपयोग में, कि भाई एथिलीन और सल्फर मोनोक्लोराइड से ये इसके आपस में प्रतिक्रिया से ये बनती है। ठीक है, और इसका उपयोग जो होता है वो कहाँ पे, जो त्वचा फेफड़ों को अत्यधिक ये क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट है मिथाइल आइसोसाइनेट। आपने नाम सुना होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, या भोपाल का नाम सुना होगा। ठीक है, तो वहां पे ये जो थी वो गैस का रिसाव हुआ था। एक कंपनी थी जो कीटनाशक बनाती थी, तो ये कंपनी ने के कारण, इस कंपनी में क्या हुआ था कि इस गैस का रिसाव हो गया था कोई दुर्घटना के कारण। ठीक है, तो जिससे कई लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ये जो थी वो जो गैस जो कांड हुआ था वो 1984 के अंदर ये हुआ था। ठीक है, और इस समय क्या हो गया, कई लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु तक हो गई थी। तो बहुत ही पॉइजनस गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट, विषैली गैस होती है, और इसका उपयोग क्या होगा, कीटनाशक दवाइयों में बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है बायोगैस या गोबर गैस। सीधी सी बात पता है कि गोबर गैस यानी किससे बनेगा, ये वेस्ट से बनता है। गोबर वगैरह जो डग वगैरह होते हैं उनके वेस्ट वो सड़ाया जाता है, और सड़ने के पश्चात एक ज्वलनशील गैस बनती है जो होती है मीथेन। ठीक है, मीथेन जो होती है वो ज्वलनशील होती है, और वायु की उपस्थिति में इसका दहन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो पिट बनाए जाते थे। ठीक है, और पिट बना के क्या किया जाता है, इसमें गोबर जो वेस्ट जो होते थे वो इसके अंदर डाले जाते थे। अब ये क्या होते थे, अंततः सड़ने लगते थे, और सड़ने के बाद में यहाँ से एक पाइप छोड़ी जाती थी, और ये पाइप जो होती है यहाँ से क्या होती है, मीथेन गैस यहाँ से बाहर निकलती थी। ठीक है, फिर यहाँ पे इन और आउट थे, 2 कंपार्टमेंट इसमें होते थे, आउट
आउट के बाद में जैसे ही सड़ना बंद हो जाता था तो इसमें से जो पदार्थ है उनको वापस बाहर निकाल के इसको खाद के रूप में यूज में लिया जाता था। यानी जब गैस बनना बंद हो जाएगा तो उसके बाद में तो खाद जो पीछे बचेगा उस आउटलेट के द्वारा उसको बाहर निकाल के खेतों के अंदर डाल दिया जाएगा, वो खाद की तरह कार्य करेगा जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे गोबर गैस का देखो वेस्ट है, वेस्ट का भी उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो दो चीजों में अपने को ये दे रहा है, ईंधन भी दे रहा है और प्लस क्या दे रहा है, ये खाद भी दे रहा है, उर्वरक भी दे रहा है। तो इससे दो चीजें प्राप्त होती है, एक तो ईंधन के रूप में भी काम आ रहा है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो खाद के रूप में भी ये क्या आ रहा है, काम में आ रहा है। ठीक है, तो ये दो जो है वो काम में इसमें आ रहा है। तो गोबर गैस संयंत्र से गोबर गैस बनती है। बनने के पश्चात बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का खाद के रूप में उपयोग में लिया जाता है। कि उपयोग जो है कार्बनिक खाद के रूप में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है वो होती है एलएसडी। एलएसडी जो होती है लार्जेनिक, ठीक है, जिसका नाम है लार्सर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइड। ठीक है, डाइथाइलेमाइड। ये दवाई जो होती है वो क्या करती है, या ये गैस जो होती है वो क्या करती है, ये करती है क्या कि ये भ्रम पैदा करती है। क्या करती है, ये भ्रम पैदा करती है। यानी व्यक्ति को क्या हो जाएगा, भ्रम रहेगा, यानी जो चीज है नहीं वो उसको महसूस होगी। ठीक है, और व्यक्ति जो होगा वो दिवा स्वप्न में जो है वो डे ड्रीम्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, यानी वो भ्रम में ही जीता है और लंबे समय तक अगर उपयोग है तो उसका नर्वस सिस्टम जो होगा उस पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये होती है एलएसडी, भ्रम वाली पैदा करने वाली दवाई। ठीक है, नेक्स्ट है डाइक्लोरो डाइफेनिल, ठीक है, ट्राइक्लोरोएथिल एथिल, ठीक है, जिसको बोला जाता है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथिल। ठीक है, ये क्लोरेल से बनता है। ठीक है, और ये कीटनाशक के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। ये इतना होता है कि इसको कृषि में भी उपयोग में लिया जाता था, लेकिन इसका प्रभाव जो होता है अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक होता है। ठीक है, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए घातक है, और घातक होने के कारण इसको क्या किया, यहाँ पे प्रतिबंध कर दिया है। क्या कर दिया, इसको कृषि क्षेत्र में इसको प्रतिबंध कर दिया गया है कि इसका उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है कि जो ग्रीन डीजल, जिसको बोलते हैं अपन बायो डीजल भी बोलते हैं, बायो डीजल। ठीक है, बायोडीजल। बायोडीजल जो है वो उच्च कोटि का एक डीजल होता है, जिसको यूरो जो मानक जो होता है, ये एक यूरोप की कंट्री है। यूरोप जो देश जो है उन्होंने एक मानक तैयार किया गया है कि कौन सा प्रदूषण ज्यादा करता है कौन सा नहीं करता, तो वहां से ये मान्यता प्राप्त होता है। ठीक है, इसका जो कैटेगरी जो यूरो 4 है। ठीक है, डीजल व अन्य श्रेणियों की अपेक्षा ये कम प्रदूषण वाला होता है। क्या होता है, यहाँ पे प्रदूषण ये कम करने वाला होता है, तो ये भी एक वैकल्पिक स्रोत है। और दूसरी चीज ये किससे बनता है, ये हरित डीजल है, यानी ग्रीन प्लांट्स, उनसे ये बनता है। एक होता है एलपीजी, जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसके साथ साथ में जो पेट्रोलियम से जो गैस निकलती है उसको द्रवित करके जो गैस बनती है उसको बोला जाता है एलपीजी, यानी जो पेट्रोलियम से निकलती है। ठीक है, पेट्रोलियम से मध्य में जो उत्पाद निकलते हैं उसमें गैस निकलती है, उसको किया जाता है। उसमें देखो प्रोपेन है, ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, ये जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, घटक होते हैं। ठीक है, तो प्रोपेन, आइसो ब्यूटेन और आइसो, इसमें मीथेन नहीं होती है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है और कई बार पूछी भी जाती है। उपयोग, रसोई गैस के अंदर इसका उपयोग होता है, अपने सिलेंडर के अंदर आती है। प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से इसको बनाया जाता है। ठीक है, एलपीजी के रिसाव के कारण, देखो एलपीजी में रिसाव होता है तो इसकी कोई पहचान नहीं होती है। ठीक है, कोई पहचान इसमें नहीं होती है, क्योंकि ये कैसी होती है, गंधहीन होती है। कैसी होती है, ये गंधहीन होती है, यानी कोई इसकी गंध नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसमें गंध लाने के लिए, ताकि अपने को पता लगे कि गैस का रिसाव हुआ है, नहीं तो पता भी नहीं लगेगा। या अगर एलपीजी का रिसाव हो गया उसमें तो अगर उसमें जैसे एलपीजी का या रिसाव हो गया तो यहाँ पे अपने को पता भी नहीं लगेगा कि एलपीजी का रिसाव हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो गंध होती नहीं है। तो उसमें गंध लाने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, मरकप मिलाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। क्या मिलाया जाता है उसमें, मरकप मिलाया जाता है। तो गंध लाने के लिए एलपीजी में कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, तो मरकैप्टन मिलाया जाता है।
नेक्स्ट है गैसोल। देखो गैसोल क्या है, गैसोल जो है वो एक तरह का अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। अच्छा, इसको क्यों लाया गया? इसको इसलिए लाया गया है कि यहाँ पे ये क्या करता है कि जो पेट्रोल के कारण CO2 और SO2 जो निकलती है उसको कम करने के लिए इसमें अल्कोहल की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है, और इससे बनता है गैसोल। ठीक है, गैसोल में 90% तो क्या होता है, पेट्रोल होता है, और 10% जो होता है वो इसके अंदर अल्कोहल मिलाया जाता है, और ये कम प्रदूषण वाला होता है और बेहतर इस ये प्रतिस्थापन है किसका, पेट्रोल का। ठीक है, तो गैसोल क्या है, पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है, जिसमें पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण में 90% क्या होता है, पेट्रोल होता है, 10% क्या होता है इसमें, अल्कोहल होता है। ठीक है, और गैसोल द्वारा पेट्रोल से होने वाले जो CO2 निकलती है, SO2 निकलती है, उत्सर्जन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रदूषण भी क्या होता है, प्रदूषण भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये पेट्रोल का एक बेहतर प्रतिस्थापन है, कौन, गैसोल। RDX नाम सुना होगा, ये प्लास्टिक विस्फोटक होता है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। ठीक है, ये इसका RDX का नाम होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, विस्फोटक सामग्री इससे बनती है। ठीक है, और इसका नाम जो है वो क्या है, साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रा एमाइन, साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रा एमाइन जो होता है वो इसका रासायनिक नाम होता है। ये प्रचंड क्या होता है, विस्फोटक होता है। ये जब फटता है तो क्या होता है, ये आग को भी बढ़ाता है और उष्मा को भी बढ़ाता है, दोनों की गति को ये क्या करता है, बढ़ाता है। इसके साथ में क्या मिलाया जाता है, कुछ एल्यूमिनियम मिलाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के चून मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो आग और ताप को ये फैलाने का कार्य करता है, और ये होता है क्या, RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट है TNG। TNG जिसको बोलते हैं टाई नाइट्रोग्लिसरीन बोला जाता है। ठीक है, ये तेलीय द्रव होता है, ये कैसा है, तेलीय द्रव होता है, रंगीन। ठीक है, रंग इसमें नहीं, जो डायनामोट के बनाने में ये काम में आता है। इसको नोबल तेल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको नोबल तेल कहा जाता है। डायनामाइट, इसका आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 ईस्वी के अंदर इसको किया था। ठीक है, और नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में या किली लंगूर्स में अवशोषित करके बनाया जाता है। यानी लकड़ी के बुरादे में रखा जाएगा तो लकड़ी का बुरादा इसको इकट्ठा कर लेगा, फिर उसको से क्या बनाया जाता है, डायनामाइट बनाया जाता है। ठीक है, आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन जो है को उपयोग में नहीं लेते हैं, उसकी जगह करते हैं सोडियम नाइट्रेट को उपयोग में लेते हैं। किसको उपयोग लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट को उपयोग में लेते हैं, NaNO3 को। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट को अभी उपयोग में ले रहे हैं डायनामाइट बनाने के अंदर। अब एक कुछ गैसेज जो है, ठीक है, पहली गैसेज है जिसको बोला जाएगा कोक गैस। ठीक है, अब ये क्या होती है, कोल जो होता है गैस, कई दहनशील गैसों का मिश्रण होता है। कोयल गैस में कई सारी गैसें इसमें मिश्रित होती है। क्या क्या होता है देखो, हाइड्रोजन जो होती है वो 55% होती है इसके अंदर, मीथेन जो होती है वो 30% होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो 4% होता है, असंतृप्त हाइड्रोजन इसमें 3% होते हैं, अज्वलनशील जो होता है अशुद्धियां वो उसमें CO2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये कितने होती है, 8% इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, कोक गैस प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करने में काम में आती है, और इसका दूसरा काम है धातु को अपचित करने के लिए इसको कोक गैस, कोल गैस को उपयोग में लिया जाता है, अपचित करने के लिए, यानी वहां से ऑक्सीजन को हटाने के लिए। ठीक है, इसको उपयोग में लिया जाता है। दूसरी गैस होती है जिसको वाटर गैस कहा जाता है। ठीक है, इसको भाप अंगार गैस भी कहा जाता है। ये बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के आणविक मिश्रण होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इनको मिलाया जाता है। बहुत अधिक तप्त कोयले, कोक जो होता है ये, ठीक है, कोक को ऊपर क्या किया जाता है, गर्म करके उस पर भाप डाली जाती है और उससे ये गैस बनती है। ठीक है, कोक पर भाप डालने पे भी प्रभावित करने से ये प्राप्त होता है। उपयोग इसका क्या है कि हाइड्रोजन गैस बनाने में, मिथाइल अल्कोहल बनाने में इसको उपयोग में लिया जाता है। हाइड्रोजन गैस को बनाने में और मिथाइल अल्कोहल बनाने में इसको काम में लिया जाता है, और इसे दूसरा नाम कहा जाता है भाप अंगार गैस। तो ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, भाप अंगार गैस किससे बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनती है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस। ठीक है,
ये जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। अशुद्धियों के रूप में कम मात्रा में CO2 भी उपस्थित होती है। CO2 भी क्या होती है, अशुद्ध रूप में अगर देखें तो इसमें CO2 भी क्या होगी, कुछ मात्रा में उपस्थित होगी। ठीक है, इसकी कैलोरीज वैल्यू जो होती है वो अन्य ईंधनों की तुलना में कम होती है। क्या होती है, ये सबसे कम जो होती है वो इसकी ही होती है, प्रोड्यूसर गैस की। इसका उपयोग क्या होता है, एक तो कांच में और धातु के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। कांच के निर्माण जहां होता है वहां पे इस गैस को उपयोग के लिए लिया जाता है, और धातु का निष्कर्षण जहां होता है वहां पे इसको उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट जो होती है वो तेल गैस है। ठीक है, ये कैसी होती है, सरल होती है, संतृप्त होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें मीथेन है, इथेन है, एसिटिलीन है। ठीक है, एसिटिलीन तो इसमें संतृप्त भी होते हैं, असंतृप्त के मिश्रण होते हैं। ठीक है, और केरोसिन और पेट्रोलियम के भंजक आसवन से द्वारा इसको प्राप्त किया या बनाया जाता है। ठीक है, तो किससे बनाया जाता है, ये केरोसिन और पेट्रोलियम के बंधन आसवन से इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, अशुद्धि के रूप में CO2 पाई जा सकती है, कैलोरीज वैल्यू बहुत सबसे कम होती है, और कांच और धातु के निर्माण में ये काम में आती है। ठीक है, तेलीय गैस ये संतृप्त, असंतृप्त, ठीक है, या सरल, ठीक है, तीनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन इसमें पाए जाते हैं। केरोसिन और या पेट्रोल के बंधन आसवन से इसको बनाया जाता है। अब है प्राकृतिक गैस। देखो, पेट्रोलियम के कुएं से जो ऊपर की तरफ जो गैस निकलती है वो निकलती है कौन सी, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस निकलती है। ठीक है, इसको बोला, इसमें जो क्वांटिटी होती है वो किसकी सबसे ज्यादा होती है, मीथेन की और इथेन की होती है। ठीक है, एथेन की और मीथेन की होती है। ज्वलनशील है, ईंधन है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, और ऊष्मा के आधार पे प्राकृतिक गैस अन्य ईंधनों की अपेक्षा उत्तम होती है, बहुत अच्छी होती है। प्राकृतिक गैस क्या है, बहुत ही अच्छी होती है, और इसी से बनाया जाता है क्या, संपीड़ित प्राकृतिक गैस बनाई जाती है, यानी इसको कंप्रेस करके इसको लिक्विड में बदला जाता है, ये द्रव होती है। ठीक है, ये क्या होती है, द्रव में पाई जाती है। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इसमें 80 से 90% मात्रा जो होती है वो मीथेन गैस की होती है। सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का घटक कौन सा, मीथेन होता है, और उसके बाद में अल्प मात्रा में क्या होता है, एथेन और प्रोपेन भी पाए जाते हैं। ये गैस भी रंगीन है, घनीन है, और वायु से हल्की होने के कारण पर्यावरण की दृष्टि से सब कम प्रदूषक होती है। ये बात याद रखना, ये बेस्ट होती है, कम प्रदूषण वाली है, क्योंकि ये हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। ठीक है, और आग जो होती है वो कम पकड़ती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर चले जाने के कारण। एलपीजी भारी होती है, ठीक है, और वो दुर्घटना के चांसेस उसमें रहते हैं। तो एलपीजी कैसी होती है, भारी होती है। एलपीजी कैसी है, भारी है, और दुर्घटना जो होगी उसके भी चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होते हैं, ज्यादा होंगे। ठीक है, और इसके कम होंगे ये एलपीजी। ठीक है, और ये कैसी होती है, कम प्रदूषण भी ज्यादा है, प्रदूषण भी ज्यादा है। तो एक वैकल्पिक स्रोत जो है वो सीएनजी है। ठीक है, सीएनजी, इसी को बोलते हैं सीएनजी, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वाहनों में आप देखोगे पेट्रोल और डीजल के विकल्पिक स्रोत के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है, और दूसरा जो होता है इसको उर्वरक बनाने में भी, खाद बनाने में भी इसको उपयोग में लिया जाता है, या फर्टिलाइजर बनाने में इसको उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है बायोगैस। ठीक है, अब से इसको अपन ने वैसे पढ़ लिया है, बायोगैस क्या है। देखो, बायोगैस पेड़ पौधे जानवरों के जो अपशिष्ट होते हैं उनको सड़ाया जाता है। ठीक है, सड़ने के बाद में उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के सल्फाइड गैसों का मिश्रण बन जाता है, मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी होती है, तो मीथेन होती है। ठीक है, बायोगैस के दहन के पश्चात उप उत्पाद जो बनता है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट जैसे पाई जाती है, और इसको इसी के कारण इसको उर्वरक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, कि उर्वरक के रूप में अभी बताया था आपको, जो वेस्ट होता है उनको वापस कहाँ पे डाला जाता है, इनको जो खेतों के अंदर डाला जाता है, ताकि उसमें जो है उर्वरक का भी ये काम करे, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो थे अपने कुछ गैसेस थी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, आप तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।